Hello students. So in this particular video we will be discussing current electricity J advance selected previous year questions और क्वेश्चन के साथ साथ उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो भी हम ट्राई करेंगे रिवाइज करने का. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. सो अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, देन यहाँ पे पूछा गया है इन द पर्टिकुलर सर्किट P is not equal to R but the reading of the galvanometer is same with the switch as open or the closed. So मतलब ये बोल रहा है कि इसमें जो रीडिंग दिखा रहा है वो सेम है जब स्विच एस जो है वो ओपन है या क्लोज्ड है. वो तभी हो सकता है कि जब यहाँ से जो करंट आए वो पूरा का पूरा करंट यहाँ से जाए, और वो तब हो सकता है जब इस पॉइंट का पोटेंशियल, लेट्स से ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी. सो ऐसा हो जाए कि वी ए मस्ट बी इज इक्वल टू वी बी, तो बीच में से कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं. इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन से दैट कि गैल्वेनोमीटर्स में से जितना भी करंट पास होगा वो स्विच एस ओपन है या क्लोज है सेम होगा. इन दैट कंसिडरेशन योर आई आर मस्ट बी इज इक्वल टू आई जी एंड आई पी मस्ट बी इज इक्वल टू आई क्यू. अगर ऐसा हुआ तो दिस इज काइंड ऑफ व्हिटस्टोन्स नेटवर्क है ना. इसीलिए ये एक्चुअली में नथिंग बट व्हिटस्टोन ही है, बट इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम है केल्विन-स्मिटर ब्रिज. और जो केल्विन-स्मिटर ब्रिज है वो व्हिटस्टोन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है. बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो गैल्वेनोमीटर का पोजीशन है वो सेंटर के बदले कोई तो चार में से कोई एक आर्म में चला जाता है, और नॉर्मली इसका काम होता है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ केल्विन-स्मिटर ब्रिज, एंड उस हिसाब से द करेक्ट आंसर मस्ट बी इज इक्वल टू ऑप्शन ए विच इज आई आर इज इक्वल टू आई जी. ओके, सो दैट्स इट. आई थिंक आगे चलते हैं. नेक्स्ट, इन द गिवन सर्किट विद द स्टेडी करंट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर मस्ट बी कितना. ना यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है स्टेडी करंट. ज़्यादा करके जे एडवांस है या मेंस है, जो क्वेश्चन की टाइप क्रिएट करी जाती है कैपेसिटर अलॉन्ग विद द रेजिस्टेंस, उसमें एक्सट्रीमिटी वाले केसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि स्विच को तुरंत क्लोज करने के बाद क्या हुआ, या स्विच को बहुत देर तक क्लोज करके रखा है तो क्या होगा. तो अगर स्विच को बहुत देर तक क्लोज करके रखते हैं तो उस पर्टिकुलर केस को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट. और इन अ केस ऑफ स्टेडी स्टेट कैपेसिटर is fully charged and it behaves like a open circuit. So if this capacitor is fully charged, मतलब उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा. दैट मीन्स जो भी करंट है, अगर ये प्लस और माइनस है, ये भी प्लस और माइनस है, तो जो भी करंट है वो ऐसा फ्लो होगा. फिर वो बीच में से तो नहीं जा सकता, तो वो ऊपर से जाएगा ऐसा, ऐसा और फाइनली ऐसा. दैट मीन्स अगर मुझे करंट फाइंड करना है तो अगर मैं सिंपल ओम्स लॉ लगा दूँ या फिर मैं केवीएल लगा दूँ, तो माइनस से प्लस प्लस टू वी और प्लस से माइनस माइनस वी, सो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा टू वी माइनस वी अपॉन आर प्लस टू आर विच इज थ्री आर. सो द आंसर इज गोइंग टू बी वी बाई थ्री आर. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. और अगर मैं बात करूँ, मुझे अगर इसके अक्रॉस का पोटेंशियल फाइंड करना है, लेट्स इस पोटेंशियल को मैं V1 नाम दे देता हूँ. तो अब क्या करूँगा, वॉट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू कंसिडर, मैं अब लूप का नाम दे देता हूँ ए बी सी डी. सो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ए बी सी डी में मैं इक्वेशन लिखूँ इस वे में. सो ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया और ये प्लस माइनस है. सो मैं लिखूँगा प्लस टू वी माइनस
2R इंटू आई माइनस V1 माइनस V इक्वल टू 0। टोटल देखो 4 आपके पास पार्ट ऑफ द सर्किट है, 4 इक्वेशन मतलब 4 टर्म हो गए इक्वेशन के। बस आप सब्स्टिट्यूट करो, 2V माइनस 2R इंटू आई देखोगे तो V/3R है, माइनस V1 माइनस V इक्वल टू 0। सो ये तो R कट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा V माइनस 2V/3 इज इक्वल टू V1। सो फाइनली आई कैन सेफली से दैट V1 का आंसर हो जाना चाहिए V/3। So this is the correct answer and I think the option C is the correct one. इस पर्टिकुलर केस में आपको ये समझना चाहिए that स्टेडी स्टेट वाले केसेस में कभी भी कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करने को दिया जाए तो पहले तो आप देख लो कि वो कैपेसिटर कहाँ कनेक्टेड है। तो आपको उस पर्टिकुलर लूप में इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो उस लूप में इक्वेशन लगाने के लिए जो भी रजिस्टर इन्वॉल्व है उसके अक्रॉस का करंट पता होना चाहिए। सो आप सबसे पहले करंट फाइंड आउट करोगे एंड देन उसके बाद यू विल अप्लाई द केवीएल। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो आंसर था ऑप्शन सी V/3। नेक्स्ट, shown in the figure is a post office box. In order to calculate the value of external resistance, it should be connected between, और फिर हमारे पास 4 ऑप्शन। नाउ सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पीओ बॉक्स है क्या। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि केल्विन्स मीटर ब्रिज इज actually the application of Wheatstone's network. PO box is also nothing but the application of Wheatstone's network. So पुराने टाइम में इस पर्टिकुलर PO बॉक्स का जो यूज होता था वो टेलीफोनिक टेलीग्राम जो आपका है ना कम्युनिकेशन पार्ट है, ऐसा सर्किट वहां पे यूज किया जाता था। सो पीओ बॉक्स में तुम्हें ये पता होना जरूरी है दैट आपके जो व्हीटस्टोन के 4 आर्म है, एट द सेम टाइम जो बीच में आपका रेजिस्टेंस है, वो सारी चीजें कहाँ कहाँ कनेक्ट करी जाती हैं। सो फॉर दैट मैंने यहाँ पे एक छोटा सा 2 इंपॉर्टेंट डायग्राम लेके आया हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सो ये जो है ये आपका एक्चुअल डायग्राम है व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का, जहाँ पे ये जो P है वो आपका एक है आर्म, ये Q एक दूसरा है, ये R तीसरा है, और ये जो R1 प्लस R2 है, अभी के लिए मैंने इसको रखा हुआ है X विच इज अननोन रेजिस्टेंस। सो फंडा समझ लो, यहाँ पे बहुत सिंपल फंडा है। द फंडा इज जो आपका P है ना वो A और B के बीच में है ना, दिख रहा है आपको बेटा। तो ये आपका ये पॉइंट A होता है हमेशा और ये पॉइंट B होता है। ये फिक्स सिस्टम है पीओ बॉक्स का, समझ लो बेटा। सो A और B के बीच में आपका P कनेक्ट होगा, दिस इज योर P। B और C के बीच में आपका Q कनेक्ट होगा, तो दिस इज B एंड C। A और D के बीच में, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, A और D के बीच में तुम्हारा R कनेक्ट होता है। सो दिस पार्ट से लेके पूरा ऐसा करके इतना पूरा पूरा वो तुम्हारा एक्चुअली में R है। और फाइनली जो C से D का पार्ट है दिस वन, वो तुम्हारा X है विच इज अननोन रेजिस्टेंस। S पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो। P अगर आप रेजिस्टेंस के रेंज देखोगे तो 1110 है, Q भी 10, 100, 1000 है। नॉर्मली इट इज ऑब्जर्व दैट P को तुम ऐसे 10 रख सकते हो, Q को आप 100 रख सकते हो, तो P/Q का रेशो 10/100 1/10 आ जाएगा। R जो है वो 1 से 5000 के बीच में रेंज में आप चेंज कर सकते हो, तो मे बी यू कैन सेट R एज 1000 मे बी, है ना। ऐसा सेट करना है तो आप कर सकते हो, बट उसकी सेटिंग तो तब होगी जब आपको गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, है ना। सो ये देखो गैल्वेनोमीटर कहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे बेटा। सो किसके बीच में कनेक्टेड है, इफ यू चेक इट इज फ्रॉम B to D। सो यहाँ पे आपको D दिख रहा होगा, येस और नो। और फिर इसको यहाँ पे ऐसा घुमा के अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लेके गए और फिर उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एंड दिस पॉइंट इज नाउ अगेन कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, दिस इज B।
अगेन मैं बताऊंगा कि दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट ये नथिंग बट विटस्टोन है। ओके, सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आपको समझ में आया हो तो, कि यहाँ पे पूछा है कि वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वो कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, तो इट मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन ए एंड डी। अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो बस यार, द आंसर इज ए एंड डी, और दैट वाज द केस। ओके, एक बार आपको बेसिक आइडिया दे दिया है पीओ बॉक्स का, ज़्यादा इस पे मतलब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी रेसेंट ईयर्स में इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं आए। ओके, आगे बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फ्रिक्वेंटली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई मेंस और एडवांस में। तो एक बार देखते हैं। अ सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद द स्विच एस इज ओपन। सो ये अभी ओपन है। When the switch is closed, the total amount of charge that flows from y to x is कितना? So इसमें मैं केस 1 केस 2 कैटेगरी में जाऊंगा। The case 1 is going to be when S is open। और देखो, हम क्वेश्चन को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है बेटा। देखो, नॉर्मली लगता है कि एडवांस के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं, सही बात है, ऐसा गलत नहीं है, और कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, पर चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं तो आई थिंक ये क्वेश्चन डुएबल है और मच डुएबल। ये अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। अगर एस ओपन है, उसका मतलब ये है कि हमारे पास, अगर मैं ऊपर का मतलब 9 वोल्ट से अगर मैं बात कवर करूँ ना बेटा, तो ये पार्ट मेरे पास अवेलेबल है। आई होप ये सबको समझाओगे बेटा। अगर ये मेरे पास सर्किट अभी अवेलेबल है ना, तो 3 and 6 सीरीज में हुआ। अगर वो सीरीज में है तो क्या मैं सी एस बोल सकता हूँ कि वो हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, यस और नो? और सी एस अगर 2 माइक्रोफेरेड है तो मुझे क्यू मिल जाएगा, और क्यू आ जाना चाहिए मेरे पास अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सी इंटू वी। सो इट मस्ट बी इज इक्वल टू 2 into 9। द आंसर इज 18 माइक्रो कूलम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ दो कैपेसिटर के बारे में, सो अगर ये वन कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर क्योंकि सीरीज में है अभी, क्योंकि स्विच एस ओपन है, तो दोनों पे चार्ज जो होगा वो 18 ही होगा। सो मैं अब यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ, दिस इज 18 एंड दिस इज ऑल्सो 18। लेट्स टॉक अबाउट द केस नंबर 2। फॉर दैट लेट मी consider the second case, case 2। When S is closed, जैसे मैंने इसको क्लोज किया तो अब क्या हो जाएगा, इसको क्लोज कर दिया बेटा। सो जैसे क्लोज किया तो अब ये जो 3 माइक्रोफेरेड है बेटा, वो 3 ओम के साथ पैरेलल में आ जाएगा, है ना। तो जितना 3 ओम वोल्टेज लेगा ना, वो 3 माइक्रोफेरेड को देगा। तो 3 ओम कितना वोल्टेज लेगा, तो कॉमन सेंस है 3 वोल्ट, और लेगा ये 6 वोल्ट। अब ये थोड़ा आना चाहिए यार, ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 9 वोल्ट को डिवाइड कर रहे हैं इजीली। सो ये 3 वोल्ट इसको देगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3 वोल्ट। ये 6 वोल्ट इसको देगा तो इस पे आ जाएगा 6 वोल्ट। सो इन द सेकेंड केस जो चार्ज आएंगे वो 3 3 9 और 6 6 36 हो जाएंगे। सो अब मेरे पास जो सर्किट होगी ना, वो कुछ ऐसी होगी। सही है, प्लस प्लस। इस पे चार्ज जैसे मैंने बताया वो हो गया है 9 माइक्रोकूलम, और इस पे हो जाएगा 36 माइक्रो। अब हमें क्वेश्चन समझना है ना, दैट्स वेयर द एंटायर, है ना, जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो सकता है। When the switch is closed, the total amount of charge that flows from y to x, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा हो। परफेक्ट। तो अब ये समझना है कि ये जो बीच में वायर है, वो वायर कैपेसिटर की कौन सी प्लेट के साथ कनेक्टेड है। फॉर दैट मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डॉटेड लाइन बनाता हूँ, प्लीज मेक श्योर करो। ये दो जिस पे मैंने प्लेट बनाई,
सिमिलरली ये दोनों। परफेक्ट। सो ये वायर जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो इसके प्लेट के साथ और ये प्लेट के साथ कनेक्टेड है। मतलब वो वो वहां से जो दो प्लेट है उस पे इनिशियल टोटल चार्ज कितना था, तो ये है क्यू आई। एक पे था लेफ्ट में -18, राइट में था +18, सो द आंसर वॉज 0। और अगर मैं क्यू एफ पकड़ू तो इट वॉज -9 +36, so answer is 27. That means the total charge which will flow, जिसको मैं डेल्टा क्यू बोलूंगा, that must be is equal to QF minus QI. The answer is going to be 27 माइक्रोकूलम। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। और मेक श्योर करो कि यहाँ पे कंसेप्ट हमने कैसे लगाया है, हाउ टू फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्विच। सो व्हाट वी डू इज दिस, फर्स्ट स्टेप, बिफोर द स्विच इज क्लोज्ड तुम इंडिविजुअल कैपेसिटर का चार्ज फाइंड करो। सेकेंड स्टेप, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड अगेन इंडिविजुअल कैपेसिटर का चार्ज फाइंड करो। स्विच जो ब्रांच में है उस ब्रांच के साथ कितने प्लेट्स कनेक्टेड है, वो टोटल प्लेट्स का टोटल चार्ज फाइंड करो, इनिशियल केस में, फाइनल केस में, और फिर सिंपली सब्ट्रैक्ट करो। दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और इन फ्यूचर एनी क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व। ओके, सो दिस वाज अबाउट द सॉल्यूशन। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व करी हुई है। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लैम्डा lies along the axis of an electrically conducting infinite cylindrical shell of radius r। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा kept along the axis of electrically conducting infinite cylindrical shell of radius r। From this particular data, let me draw a cylindrical shell. This is infinite in nature, जिसका जो रेडियस है वो तुम्हारे पास दिया गया है r है। यहाँ पे उसके सेंटर पे दे हैव केप्ट दिस काइंड ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज मान लो कि हमने स्प्रिंकल करा हुआ है। आउटर सरफेस भी इनफाइनाइट है और इनर लाइन चार्ज भी इनफाइनाइट है, सो दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट। इसकी सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी जो दी गई है वो लैम्डा है। At time t equal to 0, the space inside the cylinder is filled with a material of permittivity epsilon, some medium, and electrical conductivity sigma। तो मतलब हमने इसको फिल कर दिया with some material, है ना, which is let's say conductivity sigma। The electrical conduction in the material follows the Ohm's law। So first very very important thing कि जो कंडक्शन है मटेरियल में वो फॉलो कर रहा है ओम्स लॉ को। Then which of the following graph best describes the subsequent variation of the magnitude of current density at any point in the material? So मतलब ये पूछ रहा है कि तुम बताओ कि इस केस में कोई भी एक पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूं तो उसमें मेरा J दैट इज करंट डेंसिटी का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा होगा। नाउ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स से दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। हमें कुछ ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे एक एलिमेंट जैसा। आई थिंक उतना सब लोग को थोड़ा आइडिया लगा होगा, ठीक। लेट्स से ये आर है, आर डिस्टेंस पे मुझे मान लो चेक करना है करंट डेंसिटी कितनी हो सकती है।
मैं अब है ना यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ कैन वी थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मतलब हाउ वी विल गेट द आइडिया दैट जो हम अभी सॉल्यूशन लिखने वाले हैं वो स्ट्राइक कैसे हो, बिकॉज दैट्स वेयर द एडवांस का हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सर स्ट्राइक कैसे हो, देखो कहीं ना कहीं जो सोचने वाले हैं उसका आंसर क्वेश्चन के 2-3 जगह पे कीवर्ड में हिंट के फॉर्म में है। सो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों पे आपको बताना चाहता हूँ जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर करो। एक तो कंडक्टिविटी में सिग्मा मेंशन्ड है, ओम्स लॉ मेंशन हो रहा है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द करंट डेंसिटी। जिन जिन बच्चों ने है ना लेक्चर्स अटेंड करे अच्छे से, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जब स्टार्ट होता है तो हमें समझ में आता है कि वी फॉलो द ओम्स लॉ, बट स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, और वो बोलता है दैट जे मस्ट बी इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई। सो पहला तो आई थिंक दिस कैन बी द की और द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ सर, मे बी हम यहाँ से अपनी शुरुआत कर पाए दैट जे मस्ट बी इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई। सही है। इफ ई के बारे में बात करें तो सर ई क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, मान लो कि मैंने पी कंसीडर किया है ना, तो पहले तो ये पी पॉइंट पे फील्ड लगाने वाले हो सकते थे दो लोग। एक तो था कि बाहर का जो शेल हो और एक अंदर का चार्ज। शेल तो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, कंडक्टिंग है, सो इनसाइड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो एक ही पॉसिबिलिटी बची ना बेटा, द पॉसिबिलिटी इज दैट आपके पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज ई लगाएगा, एंड आई थिंक वी एवरी वन नोज दैट ई जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आई थिंक ये भी हमें क्लियर हो गया। सो मैं डेफिनेटली यहाँ पे डाल सकता हूँ दैट जे मस्ट बी इज इक्वल टू सिग्मा लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1, और मतलब 1 2 3 करेंगे तो 3। ओके, आई होप यहाँ तक समझाओ। अब मेरे दिमाग में आएगा कि सर अब इसके आगे क्या, बिकॉज ये तो समझा कि जे है, बट मुझे टाइम के वेरिएशन में चाहिए। अब टाइम के वेरिएशन में चाहिए मतलब कहीं ना कहीं मुझे डी टी का कोई फैक्टर लाना पड़े, टी का टाइम का, वो कहाँ से आए। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ना मैं जे का कोई और फॉर्मूला सोचूं। तो जे क्या है, इट्स करंट डेंसिटी, है ना। और करंट क्या है, मतलब करंट डेंसिटी क्या है, इट्स करंट बाय एरिया, यस और नो। दैट मीन्स आई कैन सेफली से दैट, अगर मैं बात करूँ तो दैट आई मस्ट बी इज इक्वल टू जे इंटू ए। आई होप ये भी समझा होगा सबको, आई मस्ट बी इज इक्वल टू जे इंटू ए। नाउ यहाँ पे मैं डेफिनेटली डी क्यू बाई डी टी डाल सकता हूँ, और अब मुझे यहाँ पे जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए। देन आई मस्ट सब्स्टिट्यूट सिग्मा लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एरिया। अब एरिया मतलब जो मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया, आई शुड कंसिडर दैट। सो ये मैं डाल सकता हूँ 2 पाई आर एल, बिकॉज इट्स अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट, यस और नो। तो सरकमफरेंस इनटू द थिकनेस जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। सो दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट। बट नाउ देर इज अ ट्विस्ट। द ट्विस्ट इज यहाँ पे आएगा ये माइनस। वाई? बिकॉज एज द टाइम इंक्रीजेस योर करंट इन द फॉलोइंग द पाथ विल डिक्रीज। इस माइनस साइन को आप और एक तरीके से भी ला सकते हो। ये जो ई हमने कंसिडर किया, जो ई आया, वो ई एक्चुअली आप डिराइव भी कर सकते हो बाय द फॉर्मूला माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, बिकॉज एज यू गो आउट, है ना, योर पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो माइनस साइन वहीं से भी पिक्चर में आती है। सो अगर आप एक प्रॉपर सोल्यूशन के हिसाब से, मतलब प्रॉपर डेरिवेशन के हिसाब से जाओगे, तो माइनस वो आएगी ऑटोमेटिकली। या तो दूसरा मैंने आपको टेक्निक बताया दैट माइनस साइन सिग्निफाइज दैट द करंट in the proper in the area will decrease with the time। अब मैं Q के बजाय लैम्बडा इंटू एल डाल सकता हूँ। आई होप
ये आपको समझा हो। सो मेरे पास आ जाएगा डी लैम्डा एल बाई डी टी मस्ट बी इज इक्वल टू माइनस, सो अगर मैं 2 पाई आर कट कर दूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा सीन आ जाएगा, सिग्मा लैम्डा बाय, और अब मैं एप्सिलॉन लिख दूँ, मतलब वेर एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो ये एप्सिलॉन हो गया इनटू मेरे हिसाब से एल। ये एल तो कट ही हो जाएगा क्योंकि कोई दिक्कत है नहीं, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख दूँ तो ये हो जाएगा डी लैम्डा बाय लैम्डा मस्ट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन टाइम्स डी टी। सो इट वॉज द सिक्स्थ, और ये हो जाएगा सेवेंथ। आई शुड इंटीग्रेट दिस, एंड आई थिंक यू कैन सेफली से दैट इसका जो फाइनल आंसर आएगा लैम्डा का वो कुछ ऐसा आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू सम वैल्यू, लेट्स से लैम्डा नॉट ई रेज टू माइनस समथिंग कांस्टेंट इनटू टी, वो आ जाएगा सिग्मा टी बाय एप्सिलॉन। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ई रेज टू माइनस सिग्मा टी बाय एप्सिलॉन। और अगर ये लैम्डा की वैल्यू जो मेरे पास आई है, इफ आई सब्सटीट्यूट this term, then definitely you can say your j will be not approximately, but j equal to j naught e raised to, that j naught will be the constant है ना, जो आप वैल्यू डालोगे ना, लैम्बडा नॉट इंटू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, वैसा वैसा e raised to माइनस सिग्मा टी बाय एप्सिलॉन। दैट मीन्स योर करंट डेंसिटी का जो वेरिएशन है वो एक्सपोनेंशियल आया, एंड एज t tends to infinity, the current density will tends to 0. So the correct answer of this particular question is option number A. Beautiful question, very good concept, जो स्टार्टिंग का जितना पार्ट हो सकता है वो सब लगा के उन्होंने ये क्वेश्चन को क्रिएट किया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझा होगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि वीडियो को आप और एक बार रिवाइंड करो, रिपीट करो, देखो एक बार जो चीज़ें बताई गई है और स्टेप को फॉलो करो। ठीक है, लेट्स गो अहेड। ओके, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 chapters, a chapter called as current electricity and the second chapter which is known as EMI, but predominant chapter the logic and the entire जो thinking है वो EMI की है। So first let me read the question and let's see how we can go with the solution. Two metallic rings A and B, identical in shape and size but having the different resistivity rho A and rho B, are kept on the top of the two identical solenoids as shown in the figure. When the current I is switched on in both the solenoid in identical manner, the ring A and B jump to heights HA and HB respectively. जिन्होंने भी एनसीईआरटी पढ़ी है या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक भी पढ़ी है या बेसिक है ना, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया भी है ईएमआई चैप्टर का, वहाँ पे जंपिंग रिंग एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ जंपिंग रिंग एक्सपेरिमेंट, कि जैसे तुमने स्विच ऑन करा तो रिंग ने जंप मारा। ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं कि एच ए इज ग्रेटर देन एच बी, सो दिस इज द कंडीशन गिवन इन द पर्टिकुलर पार्ट। अब वो ये चाहते हैं कि हम वो बताएं कि पॉसिबल रिलेशन उनके रेजिस्टिविटी में क्या होगा और उनके मासेस में क्या होगा। और फिर इसमें 4 ऑप्शन है, 2009 का क्वेश्चन है और ये मोर देन वन करेक्ट है। सो इसको मैं मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन बोल देता हूँ, MSQ के नाम से जानता हूँ, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन ये हो। अगेन यहाँ पे मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ यही है दैट कैसे सोच रहे। ठीक, सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाइट, मतलब गिवन कंडीशन इज हाइट, तो मैं सोचूंगा हाइट से ही, हाइट में कुछ रिलेशन है, हाइट जा रही है, दैट मीन्स मेरे दिमाग में कुछ तो आएगा कि मे बी आई एम थिंकिंग अबाउट एनर्जी बिकॉज MgH। अगर हाइट पे आया है तो मतलब कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी में भी, सो मतलब V वेलोसिटी का टर्म है,
अगर वेलोसिटी का टर्म आया मतलब मुझे कहीं ना कहीं वेलोसिटी को रिलेट करना पड़ेगा समवेयर, सही, समवेयर मुझे वेलोसिटी को रिलेट करना पड़ेगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि दैट मीन्स मैं कैसे भी करके वेलोसिटी को पिक्चर में लेकर आऊँ। अब हाउ टू ब्रिंग वेलोसिटी इनटू द पिक्चर। तो पहले तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये एप्लीकेशन किसका है, तो ईएमआई का है। और जैसे ईएमआई मेरे दिमाग में आता है तो सर एक ही चीज़ दिमाग में आती है, दैट फॉर्मूला तो है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो पहले तो यार चलो लिख दो। देखो यूजफुल है नहीं है वो सेपरेट बात है, बट देखते हैं, ठीक है। सर इससे तो ईएमएफ इंड्यूस मिलता है, ठीक, इससे ईएमएफ इंड्यूस मिलता है, ओके। देयर इज वन मोर कीवर्ड जो दिया हुआ है विच इज टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टिविटी, ओके। सो एक चीज मेरे दिमाग में आई है कि समवेयर मुझे वेलोसिटी को पिक्चर में लाना है, और एक वर्ड यूज किया है रो का, रेजिस्टिविटी का। अच्छा, ईएमआई के कौन से फॉर्मूला में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो सर वो आई में आ जाएगा, सही। और आई में आएगा तो चार्ज में भी आएगा, दैट मीन्स इफ आई टॉक अबाउट क्यू द चार्ज इंड्यूस्ड, तो उसमें आता है डेल्टा फाई बाय आर। और डेल्टा फाई बाय आर मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रो। सो क्यू यहाँ से हम सेफली बोल सकते हैं दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। दिस इज माई सेकेंड लर्निंग, सही है, ओके। इन केस ऑफ current flowing through a wire, ठीक, in case of current flowing through the wire, the force acting on a conductor is given by the formula F is equal to ILB। यस और नो? तो आप बोलोगे हाँ सही बात है। यहाँ पे लेंथ क्या लोगे सर? लेंथ रिंग का सरकमफरेंस होगा, पर दोनों के केस में वो सेम है। तो मैं यहाँ से एक चीज़ डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि मेरा जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू IB होगा, यस और नो? और फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज dV बाई dt। तो इसको मैं बोल सकता हूँ नथिंग बट C टाइम्स IB। C को कोई कांस्टेंट ले लो, कोई इश्यू नहीं है, LB रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट्स परफेक्टली फाइन। दिस पर्टिकुलर dt को वो साइड पे लेके जाके अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास m इंटू वी आएगा बेटा, है ना? इंटीग्रेट करो तो m इंटू वी आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेटर ऑफ CBI टाइम्स dt। CBI आ गया है बट वो मैंने नहीं लाया, वो ऐसे ही आया है, ओके। ना इंटीग्रेशन ऑफ IDT तो चार्ज होता है, सो MV इज इक्वल टू काइंड ऑफ CB इंटू Q आ रहा है, और दैट मीन्स आई कैन सेफली से दैट योर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q बाय M आ रहा है, हाँ या ना? वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, Q बाय M। बट Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रो। देयरफॉर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू M। तो कहने से वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो इंटू M, बट जैसे मैंने बोला था कि mgh इज हाफ mv स्क्वायर, तो h को क्या मैं प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बोल दूँ, हाँ या ना? तो सेफली हम बोल सकते हैं दैट अगर कॉमन सेंस यूज करें तो इफ HA इज ग्रेटर देन HB देन m टाइम्स रो ऑफ A मस्ट बी लेस देन m टाइम्स रो ऑफ B। उस हिसाब से ऑप्शंस को पुट करके प्लीज चेक करो आपके पास आंसर क्या आता है। सो इफ आई गो थ्रू द ऑप्शन A, रो A इक्वल ग्रेटर देन रो B इफ MA इक्वल टू MB, बट वो तो गलत लग रहा है, बट रो A लेस देन रो B when MA equal to MB, this option is seeming correct। रो A greater than रो B and MA greater than MB, I think ये गलत है, बट रो A less than रो B and MA less than MB ये भी करेक्ट लग रहा है।
So the correct answers are turning out to be B and D. Again, wonderful question, wonderful concept. थिंकिंग बहुत अच्छे से डेवलप करनी पड़ेगी। और आई थिंक यहाँ पे जो गिव अवे था वो ये था, हाइट, हाइट का रिलेशन वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का यूज ईएमआई में, चार्ज में, चार्ज से रेजिस्टिविटी का रिलेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स, फोर्स क्योंकि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वापस एक बार अगर नहीं समझा हो शांति से गो थ्रू करो। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, an incandescent bulb has a thin filament of tungsten that is heated to high temperature by passing an electric current. Okay, so वापस हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से हाई टेम्परेचर पे हीटिंग हो रही है। द हॉट फिलामेंट एमिट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे फुल स्टॉप करा, वहीं से मुझे समझ में आ गया that this is a multi-concept question with current electricity having the relation of KTG. Kinetic theory of gases and radiation. आगे बढ़ते हैं। The filament is observed to break up at random location after a sufficiently long time of operation due to non-uniform evaporation of the tungsten from the filament. If the bulb is powered at, very important, constant voltage, नॉन यूनिफॉर्म को भी अंडरलाइन कर लेता हूँ, पावर्ड एट कांस्टेंट वोल्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब दे वांट द ट्रू स्टेटमेंट। तो मैंने इसको अंडरलाइन कर, मतलब टिक कर दिया टू गेट द आइडिया कि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रू चाहिए, क्रॉस नहीं चाहिए। कई बार ऐसा भी पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, सो मेरी आदत होती है कि मैं वहाँ पे क्रॉस डाल देता हूँ, सो दैट मेरे दिमाग में रहे कि मुझे क्रॉस ढूंढना है। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे टिक कर दिया। अब ये क्वेश्चन में एक काइंड ऑफ छोटा पैरा जैसा ही हो गया है ना, है ना। वन बाय वन मैं चीज़ों को पढ़ूंगा और फिर ट्राई करूंगा उसके ऊपर का जस्टिफिकेशन का। सो लेट्स रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द फिलामेंट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, सो वन बाय वन हर स्टेटमेंट को हम डाइसेक्ट करते हैं। यहाँ बोला है कि फिलामेंट के ऊपर जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म। तो क्या ये सही है या नहीं? तो आंसर डेफिनेटली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पार्ट में होगा। तो हम पहले देखते हैं। द फिलामेंट इज ऑब्जर्व टू ब्रेक अप एट रैंडम लोकेशन आफ्टर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम ऑफ ऑपरेशन ड्यू टू, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे लिखा है नॉन यूनिफॉर्म एवेपोरेशन। सो नॉन यूनिफॉर्म एवेपोरेशन से हमें चीज ये समझ में आ रही है ना कि आपका बिकॉज ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म एवेपोरेशन चीजें चेंज हो रही है, और बिकॉज ऑफ दैट चेंज आपका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। सो योर क्रॉस सेक्शन इज गोइंग टू बी नॉन यूनिफॉर्म। एंड हाँ, इसकी वजह से इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। सो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपका डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म होगा। रीजन समझ में आना चाहिए अच्छे से बेटा। बिकॉज ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म एवेपोरेशन, हर जगह पे अलग अलग एवेपोरेशन का रेट है, तो आपका वहां पे जो फिलामेंट होगा वो फिलामेंट में हर पॉइंट पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रिएट होगा, और बिकॉज ऑफ दैट योर टेम्परेचर विल नॉट सस्टेन यूनिफॉर्मली। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज, अगर हम बात करें, सो इट इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो मैं ए को तो मार्क नहीं करूंगा। आते हैं बी पे। रेजिस्टेंस ओवर द स्मॉल सेक्शन ऑफ द फिलामेंट डिक्रीजेस विद टाइम। चलो,
सो बी में वो बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो टाइम के साथ ओवर स्मॉल सेक्शन ऑफ फिलामेंट डिक्रीजेस विद टाइम पूछा है, ठीक है। तो क्या हुआ है, यहाँ पे बोला गया है दैट जैसे जैसे एवेपोरेशन टेक प्लेस होगा, क्रॉस सेक्शन हर एक जगह पे चेंज होगा, हर एक जगह पे डिक्रीज होगा, बट डिफरेंटली होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्रॉस सेक्शन चेंज होगा बेटा, क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट, रेट जो है एवेपोरेशन का रेट यूनिफॉर्म नहीं है। दैट मीन्स हो सकता है क्रॉस सेक्शन कहीं पे छोटा हो जाए, कहीं पे थोड़ा बड़ा रहे, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म। सो आपका क्रॉस सेक्शन जो है वो डिक्रीज नॉन यूनिफॉर्मली होगा। उसकी वजह से अगर मैं बात करूं आर के बारे में, तो आर आपको पता है कि रो एल बाय ए है, और जो ए है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो कम हो रहा है बेटा। और ए जब कम हो रहा है तो आपका आर जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, बढ़ना चाहिए। सो रेजिस्टेंस विल नॉट एक्चुअली डिक्रीज, इट शुड इंक्रीज, बट यहाँ पे दे आर टॉकिंग दैट रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है। सी पे आते हैं। द फिलामेंट emits more light at higher band of frequency before it breaks up. Very important. Before it breaks up, it is emitting more light at which frequency? Higher frequency. तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात ये है, क्योंकि वर्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेंशन है, तो डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई ऐसे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के टर्म को रिलेट करने वाला कोई लॉ पिक्चर में लाना चाहिए with the temperature obviously, and I know in the KTG there is a term called as Wien's law, and according to Wien's law I can say that your lambda m is inversely proportional to temperature. So as the temperature increases, your lambda will decrease, and because lambda will decrease and lambda is inversely proportional to frequency, or frequency is inversely proportional to lambda, because lambda is decreasing, the frequency must increase, and frequency बढ़ा, that means temperature बढ़ने पे higher band of frequency पे filament ज़्यादा लाइट को emit करेगा, hence option C is correct. अगेन बहुत अच्छे से क्वेश्चन को फॉर्म किया है। देखो यहाँ पे चीजें समझने वाली ये है that how they are actually testing us by small things, by small concept. Next है, the filament consumes less electrical power towards the end of the life of the bulb. Less power towards the end of the life of the bulb. तो मैं आता हूँ पावर के फॉर्मूला पे। ना पावर के तीन फॉर्मूला है, V इंटू आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, बट यहाँ पे bulb is powered at, very important, the key word is constant voltage, hence I should use the formula V square by R. And I think power के बारे में उन्होंने already डिस्कस करा है, if I using V square by R, और मैंने पहले ही चीज़ें बता दी that हमने डिस्कस किया है कि at the end of the, जब चीज़ें चेंज हो रही है तब R तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, और R बढ़ते जा रहा है तो P जो है वो कम होता जाएगा, और P कम होता जाएगा। आई थिंक वही बोल रहे हैं कि एंड ऑफ द लाइफ पे पावर का कंजम्पशन लेस होगा। सो दिस ऑल्सो सीम्स करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सो
इसका मैं एक ओवरव्यू एकदम स्मॉल चीज़ में मैं बता दूं। बिकॉज ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म एवेपोरेशन, आपका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है और उसकी वजह से उसके ऊपर का जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो ऑप्शन ए गलत है। क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है बट इट इज नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज एंड रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए, एंड एरिया अगर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए, एक्चुअली बढ़ना चाहिए, हेंस ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। We know that according to Wien's law that the lambda is inversely proportional to temperature, and if the temperature is increasing, then the lambda should decrease. But the frequency is inversely proportional to lambda, hence the frequency must increase. Hence, the filament will emit more light at the higher band of frequency. Last but not the least, P is equal to V square by R. Here we used V square by R because यहाँ पे powered at constant voltage बोला है, and we know that resistance is increasing and hence the power will decrease, so the bulb will consume less power when the bulb is going to die. With this, the correct answers were C and D. आगे बढ़ते हैं, जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।